स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और क्लासिक्स टू वॉच में आज हम बात करेंगे द बेयरफुट कॉन्टेसा के बारे में। ये मूवी बेसिकली एक गोल्डन एरा ऑफ हॉलीवुड की एक फेरी टेल आप कह सकते हैं। ये मूवी एक फ़िक्शनल कहानी है जिसमें एक अभिनेत्री सिर्फ 3 फिल्में कर हॉलीवुड की रानी बन जाती है और अचानक से वर्ल्ड फेमस हो जाती हैं। वो कहाँ से आती हैं, उनके साथ क्या होता है, 3 फिल्मों में उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो वर्ल्ड फेमस हो गई, इसी के बारे में सारी कहानी है। तो अब आगे थोड़ा सा स्पॉइलर रहेगा, थोड़ा सा क्या काफ़ी स्पॉइलर रहेगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी है, आप स्पॉइलर नहीं चाहते तो देख कर आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि पहले ही सीन में हमें रिवील किया जाता है कि वो एक्ट्रेस का देहांत हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और उनकी जो ग्रेव है उसके पास उनका एक ज़बरदस्त सा स्टैचू लगाया जाता है। और वहीं पर हमें 3-4 किरदारों की शक्लें दिखती हैं और वहाँ से नरेट करना शुरू करते हैं एक किरदार, जो कि उस हीरोइन के डायरेक्टर हुआ करते थे। और उनका रोल किया है हम्फ्री बोगार्ट साहब ने। हम्फ्री बोगार्ट साहब को जो यंग ऑडियंस नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट एरा के अमिताभ बच्चन जैसे थे। आप इमेजिन कर लीजिए जिस तरह के मूवीज़ दिलीप कुमार और देवानंद साहब और राज कपूर साहब करते थे, अगर उस तरह ब्लैक एंड वाइट में अगर अमिताभ बच्चन साहब करते, उस तरह की पर्सनैलिटी, बातचीत करने का स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल उस तरह का था। तो इस मूवी में चूँकि 1960s में बनी है, तो इस मूवी के आते आते आपको हम्फ्री बोगार्ट की एज दिखती है और आपको समझ आता है कि वो रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है इस कहानी में। यूजुअली वो अपनी पुरानी फिल्मों में वो रोमांटिक लीड हुआ करते थे। अब ये तो इनकी बात हो गई। मुख्य किरदार का रोल किया है एवा गार्डनर ने, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। तो आइए देखते हैं स्टोरी के बारे में। हमें डायरेक्टर फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। तो एक करोड़पति प्रोड्यूसर होते हैं जो ये फ़ैसला करते हैं कि वो अब फिल्मों में आएंगे। वो किसी और बिज़नेस में उन्होंने बहुत पैसा कमाया होता है, उनको कुछ जायदाद उनको मिली होती है माँ बाप से, बिज़नेस वो इनहेरिट करते हैं और वो मूवीज़ बिज़नेस में आना चाहते हैं। इसी के चलते वो हम्फ्री बोगार्ट को हायर करते हैं। वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं इस मूवी में, कहानी में, जो कि जिनका सितारा अब ख़त्म पे है, मतलब वो फेल हो रहे हैं। एक ज़माने में बहुत अच्छी मूवीज़ बनाया करते थे, लेकिन अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन उस प्रोड्यूसर को उनमें कुछ दिखता है जिसकी वजह से वो उन्हें रखते हैं। और एक और किरदार जिसके व्यू पॉइंट से कहानी आगे बताई जाएगी, वो है एक पब्लिसिस्ट। तो आप ये देखें कि उस समय पब्लिसिस्ट की जॉब के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। 50s 60s में ही ये पेशा शुरू हुआ था, तो उतना पब्लिक नॉलेज में नहीं था कि लोग क्या करते हैं और किस तरह से हॉलीवुड स्टार्स को हेल्प करते हैं। तो इस मूवी में काफ़ी खुलकर, उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी खुलकर बताया गया है कि बिहाइंड द सीन्स पब्लिसिस्ट कैसे एक हीरो या हीरोइन की इमेज को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह की इमेज को कैसे मैनेज करता है। आज के ज़माने में आप कह सकते हैं जैसे सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं। अभी तो आजकल तो सबको पता है, कई लोग बन भी जाते हैं इस तरह से। उस समय आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही क्लोजली गार्डेड प्रोफेशन था। तो उनका भी एक इंटरेस्टिंग किरदार हमें बताया जाता है। तो सो फार जैसे मैंने आपको बताया 4 किरदार हैं, एक तो हीरोइन है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और पब्लिसिस्ट है। अब आगे 3 व्यू पॉइंट से ये कहानी है। तो जैसे डायरेक्टर का व्यू पॉइंट हमने कहा और पब्लिसिस्ट का, और फिर आगे चलकर उस लेडी के हस्बैंड का भी किरदार आएगा, जो कि उनके व्यू पॉइंट से भी कुछ कहानी का हिस्सा बताया जाता है। तो बेसिकली प्रोड्यूसर ये चाहते हैं कि वो एक ऐसी हीरोइन को, नई हीरोइन को ढूंढ कर लाए जिसे शुरू से ब्रांड बनाया जाए और वो हीरोइन बिल्कुल उनके ही ब्रांड के साथ काम करे। और उस समय हॉलीवुड में 1960s में प्रोड्यूसर किंग हुआ करते थे और एक्टर्स के पास उस तरह का पावर नहीं था, जैसे वो अपनी मर्ज़ी से एक मूवी साइन नहीं कर सकते थे। यूजुअली अगर नॉर्मली आप देखें तो बहुत सारे एक्टर्स को स्टूडियो सिस्टम के अंडर रहना पड़ता था। 4-5 बड़े स्टूडियो थे हॉलीवुड में उस समय, और कोई एक स्टूडियो के साथ कोई भी एक्टर 2 या 3 साल की डील साइन करता था, जिसके चलते वो 5 से 10 मूवीज़ शायद वो उस समय में करते थे। और इस डील में से वो बैकआउट नहीं होते थे, उनको करना पड़ता था, अनलेस वो कुछ बहुत बड़े स्टार हैं जो कि फिर तब तो वो बोल सकते हैं कि मुझे नहीं करना। तो इस तरह के सिस्टम में कहानी की सेटिंग होती है। फिर हीरोइन को वो फाइनली स्पेन से ढूंढ कर लाते हैं और एवा गार्डनर का बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। और इस पूरी मूवी में उनके अतराफ़ एक ऑरा बनाया गया है, जैसे कि वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और इतनी सुंदर औरत किसी ने देखी नहीं। जगह जगह आपको ऐसे सीन मिलते हैं और बाकी के एक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को कन्वे करते हैं, जैसे उनको देखते रह जाते हैं लोग जहाँ भी वो जाती हैं। वो जिस तरह के सीन बनाए गए हैं बहुत ही शानदार। कहीं भी किसी भी रूम में वो जाएँ, पूरा का पूरा ध्यान, आप कह सकते हैं पूरी पर्सनैलिटी, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ऑरा फार्मिंग वो करती हैं, सभी लोग उनकी तरफ ही देखने लग जाते हैं। वैसे तो वो एक्ट्रेस जिन्होंने रोल किया है वो सुंदर हैं, लेकिन अब कई एक्ट्रेसेस थी उस ज़माने में भी, और भी आज भी बहुत लोग हैं। आप अगर उनको देखेंगे तो आप कहेंगे, मूवी देखते समय आपको फील नहीं होगा, लेकिन मूवी देखने के बाद आप कहेंगे भाई
बहुत हद से ज़्यादा इनको प्रमोट कर दिया गया है इस मूवी में, मतलब एक अलग ही लेवल का ऑरा इनका दिखा दिया गया है। तो वो देखने में बहुत मज़ा आता है, उस तरह का बिल्डअप। फिर होता ये है कि वो 3 फ़िल्में कर लेती हैं, अचानक से सक्सेसफुल हो जाती हैं, और वहाँ पर वो प्रोड्यूसर के साथ एक पार्टी में होती है जहाँ पर उनका झगड़ा हो जाता है। प्रोड्यूसर से ओपनली झगड़ा हो जाता है, और इसी के चलते वो एक और करोड़पति से मिलती हैं, जिनके साथ घूमने के लिए फिर वो कहीं जाती हैं, और इस समय उस करोड़पति के साथ वो पब्लिसिस्ट भी काम कर रहे होते हैं। और अब यहाँ से कहानी पब्लिसिस्ट के व्यू पॉइंट से बताई जाती है। उस एक्ट्रेस की लाइफ में एक पर्सनल ट्रेजेडी होती है जहाँ पर उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और उनके पिता पर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि उन्होंने उनकी माँ की हत्या की है। अब उनके पब्लिसिस्ट उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं हीरोइन को कि आप इसमें दखल ना दें, आप बस लॉयर हायर करें और वहाँ से हट जाएं। लेकिन भाई साहब, जो सीन बताए गए हैं, आप देख सकते हैं पब्लिक का जो ध्यान होता है, वो सारा ध्यान वो अपनी तरफ करती हैं, उस चीज़ को सिंपैथी के लिए यूज़ करती हैं, सबसे बेस्ट लॉयर्स को हायर करती हैं और अपने पिताजी को केस जितवाती हैं। और उसके बाद एक उनका एक अलग ही लेवल हो जाता है, और उस पब्लिसिस्ट को उस दिन एहसास होता है कि देखो, हर चीज़ का कोई फार्मूला नहीं लगाया जा सकता, और वो मानता है दिल से उन एक्ट्रेस को कि हाँ, इनमें कुछ बात है। पहले उसको ऐसा लगता था ये बिल्कुल गाँव से आई हैं, इनको कुछ पता नहीं है अपनी इमेज कैसी मेंटेन करनी है। लेकिन उस समय उस पब्लिसिस्ट को उस सीन में एहसास होता है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है उस बंदे ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसे एहसास होता है कि भाई ये सब इन चीज़ों से ये ऊपर उठ चुकी हैं, मतलब इनका लेवल ही अलग हो चुका है। ये पब्लिसिटी के रूल्स, इस तरह से इमेज मेंटेन करो, ये सब चीज़ों की अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है। जनता मतलब एकदम इनको दिल में बिठा चुकी है, इस तरह का एहसास हमें दिलाया जाता है। बहुत ही शानदार निर्देशन है। जोसेफ एल मैंकिविस करके निर्देशक हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस मूवी का निर्देशन किया। स्क्रीन प्ले और स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है। अब होता यह है कि उस करोड़पति से, दूसरे करोड़पति से उनकी लड़ाई हो जाती है। वो चाहता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बनकर रहे, और उसकी इमेज सुधारने के लिए वो उस पब्लिसिस्ट को कहता है कि इस लड़की को बोलो मेरे साथ रहे, और इस तरह से उन पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है। और यही चीज़ वो एक दिन पब्लिक में कर रहा होता है, जब अचानक एक बंदा आता है, उसे एक झापड़ लगाता है और उस लड़की से कहता है कि चलो मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, और उसे डेट पर लेकर चला जाता है। वहीं से वो हीरोइन उस बंदे के प्यार में गिर जाती है, और उस हीरोइन को पता चलता है कि ये बंदा जो है ये इटाली का है, और ये अमेरिकन फ़िल्में ये सब इसे ज़्यादा पता नहीं है, ये देखता नहीं है, इसे पता नहीं होता जब ये पहली बार मिलता है तो ये बंदी कौन है, मतलब इसका लेवल क्या है यूएस में। उस बंदे को कुछ नहीं पता होता, उस इटालियन बंदे को। वो ये कहता है कि बस उसे इस हीरोइन से प्यार हो गया है, और हीरोइन को भी उससे प्यार हो जाता है। दोनों प्यार में पागल होकर 3 महीने के अंदर अंदर शादी कर लेते हैं। शादी के दौरान वो डायरेक्टर साहब को फिर से निमंत्रण देती है, और हम्फ्री बोगार्ट साहब वहाँ जाते हैं इटाली में, और वो उनसे एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं, देखो बहुत अच्छी बात है तुमने इस लेवल पर तुम पहुँची हो, 3 महीने बहुत जल्दी, क्या तुम ये फ़ैसला नहीं कर रही कि तुम्हें इस बंदे से शादी कर लेनी चाहिए, मतलब बहुत जल्दी ये सब नहीं हो रहा। तो वो उन्हें कन्विंस कर लेती हैं कि नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे लगता है मुझे जीवन में सच मिल चुका है, सुकून मिल चुका है। अब फ़िल्में भी करने की मेरी इच्छा नहीं है, 2-3 फ़िल्में कर ली, वर्ल्ड फेमस हो गई, अब मुझे मेरा प्यार मिल चुका है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ऐसा उनकी फ़िलॉसफ़ी वो डायरेक्टर के सामने रखती हैं। तभी ये सुनकर ठीक है कर वो चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद डायरेक्टर दोबारा से हीरोइन से मिलने आते हैं, इटाली आते हैं कुछ काम से, जहाँ पर वो हीरोइन उन्हें दोबारा मिलती हैं, और वो उन्हें कहती हैं कि वो उनसे सीक्रेट में कुछ बात करना चाहती हैं। तब वो डायरेक्टर साहब उस हीरोइन से मिलते हैं और एक होटल में, और वहाँ वो बोलते हैं कि क्या ऐसा क्या हो गया। तब वो रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, और बच्चा किसी और का है। और तभी डायरेक्टर साहब शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद एक और रिवील होता है जहाँ पर वो बताती है कि दरअसल उनके जो हस्बैंड है, उन्होंने जानबूझकर शादी की है उस लड़की से, हीरोइन से, और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उन्हें ये सब कुछ पहले से पता था, उनकी सब कुछ जांच हो चुकी थी, और वो बेचारे, उनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि वो उस एक्ट्रेस के साथ वो कुछ अपनी वाइफ के साथ वो संभव भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उसने फ़ैसला किया, उस हीरोइन ने फ़ैसला किया कि वो किसी और के बच्चे को जन्म देगी बगैर अपने हस्बैंड को बताए। और बच्चा वो चाहती है, उन्हें लगता है कि बच्चा किसी कहीं से हो जाएगा तो फैमिली की इमेज बरकरार रहेगी, और वो जो बंदा है उनका हस्बैंड, वो बहुत खुश होगा। तो ये थोड़ा-सा अजीब लॉजिक बताया गया है, मतलब हीरोइन की तरफ से उनको लगता है सभी मासूम हैं, इस तरह का कुछ लॉजिक लगाकर बताया गया है। लेकिन ये मुझे भी ये पार्ट थोड़ा-सा अजीब लगा, बट ठीक है, वो ऐसे करती हैं। डायरेक्टर साहब उनको समझाते हैं, देखो ऐसे मत करो, वो बंदा कभी नहीं मानेगा, इस तरह से अकेले जाकर उसको मत बताओ कि तुम्हारा कोई बच्चा होने वाला है, मैं साथ चलता हूँ, ऐसे करके वो बोल ही रहे होते हैं कि वो निकल जाती हैं वहाँ से। और डायरेक्टर साहब को
कुछ देर वो वहीं ठहरते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है नहीं मुझे भी जाना चाहिए यार, उसको बात करके समझाना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है जब वो डायरेक्टर साहब वहाँ पहुँचते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस बंदे ने हीरोइन का मर्डर कर दिया है, हस्बैंड ने। और पुलिस उसको अरेस्ट करती है, वहाँ फ्यूनरल होता है, फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेकर जाती है। और स्टैचू हमें बताया जाता है जो उसने बनवाया था हीरोइन का। तो बेसिकली उस बंदे की भी एक इंटेंशन बताई जाती है उसके व्यू पॉइंट से। इस सीन से पहले उसकी बहन आकर उससे पूछती है कि वो इस हीरोइन से क्यों शादी कर रहा है, जबकि वो जानता है कि कुछ आगे बच्चे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तब वो रिवील करता है कि वो अपने ख़ानदान का आखिरी वंशज है, और वो जानता है और बच्चे नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो ये बात जानता है कि जब इनके ख़ानदान की, क्योंकि ये इतने अमीर लोग हैं, इनकी मूर्तियाँ बनेंगी, पेंटिंग्स बनेंगी, तो वो ये चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ उस हीरोइन से प्यार करने का उसका मकसद ये होता है कि इतिहास में जब उस बंदे को याद किया जाए, उस हस्बैंड के किरदार को जब इतिहास में उसको याद किया जाए, तो ऐसे याद किया जाए कि इसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, और इसकी पत्नी की मूर्ति जो कि उस एक्ट्रेस की खबर पर लगाई जाती है, उस मूर्ति को देखकर सदियों तक लोग याद करेंगे कि ये बंदी, ये जो लेडी थी, ये लास्ट कॉन्टेस्ट थी, मतलब लास्ट इनके ख़ानदान की लास्ट बहू थी। इस चीज़ को दिमाग में रखकर भाई साहब क्या क्या लेवल पर लेकर गया है। मतलब ऐसी सुंदरता वो कह रहा है कि सदियों तक लोग याद रखेंगे, इसलिए मैंने इससे शादी की है। मतलब अलग ही लेवल के डायलॉग और बहुत ही शानदार स्क्रीन प्ले है। मतलब इवन उस बंदे की जो प्यार करने का जो इंटेंशन है, आप देखिए किस तरह से, मतलब मुख्य किरदार को एकदम ऊपर, आसमान के भी ऊपर चढ़ा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। आपने ऐसी बहुत मूवीज़ देखी होंगी। अंत में मैं यही कहूँगा, जैसे आशिकी 2 है, अभिमान है, बहुत सारी मूवीज़ हम देखते हैं जहाँ पर एक मुख्य किरदार लेडी होती हैं जिनको न्यू टैलेंट के तौर पर चाहे वो सिंगर बने, चाहे एक्ट्रेस बने, उनको कोई न्यू टैलेंट के तौर पर लेकर आता है, और फिर या तो वो उस बंदे से अच्छी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग हो तो वो शादी कर लेती हैं, सैड एंडिंग हो तो ऐसे होता है वो बंदा उनसे अलग हो जाता है या मर जाता है, जैसे हमने आशिकी 2 में देखा। और भी ऐसी दूसरी मूवीज़ में हमने देखा इस तरह का बताया जाता है। लेकिन भाई साहब इस मूवी में अलग ही लेवल पर लेकर चले गए हैं वो टैलेंट को। और एक मज़ेदार बात यह है कि हमें बार बार ऐसे बताया जाता है, वो फेमस हो चुकी हैं, ये सब कुछ हो चुका है। कभी भी इस पूरी मूवी में ऐसे बताया जाता है, उन्होंने 3 मूवीज़ की हैं, और उन तीनों मूवीज़ में से हमें कभी कोई सीन देखने को नहीं मिलता कि उनकी एक्टिंग कैसी है। सिर्फ़ उनके ऑरा पर, सिर्फ़ उनकी पर्सनैलिटी पर, सिर्फ़ उस लेडी की आप कह लें सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ हमें सुनने को मिलता है कि क्या एक्ट्रेस है करके। तो मुझे लगा ये बहुत ही इंटेलिजेंट चॉइस है, बिना एक डायलॉग, बिना एक सीन बताए कि वो मूवी में एक्चुअल काम कैसे करती हैं, बस बिल्कुल पूरी तरह से उनकी एक इमेज बना दी गई है। पूरी की पूरी मूवी उस एक्ट्रेस को आसमान पर ले जाने के बारे में है। मतलब हमने, जैसे मैंने कहा, आपने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन ये एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं, तो इसलिए बहुत ही शानदार क्लासिक है। मैंने आपको पूरी कहानी इसलिए बताई, पुरानी मूवी है, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी देखिए, इस मूवी का हर फ्रेम खूबसूरत है। मेरे कहानी बताने के बावजूद आप अगर देखेंगे तो आपको पसंद आएगी, मेरे हिसाब से और अच्छे से समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो